हेलो, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस आपके न्यू स्टार्टअप के लिए, आपके न्यू बिज़नेस के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये बिज़नेस आगे आपको बहुत कुछ देगा। जितनी चीज़ें आपने सोच रखी हैं इस बिज़नेस से आपने अचीव करनी है, वो सारी चीज़ें 100% आपकी इस बिज़नेस से फुलफिल हों, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ट्रेनिंग की। व्हाई ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों हमें सीखना ज़रूरी है? दोस्तों हमारी जन्म से लेकर आज तक हमने जो भी किया है ना, उसमें से कोई भी काम हमने बिना सीखे नहीं किया है। बिल्कुल उसी तरह ये बिज़नेस भी बगैर सीखे हमसे नहीं होगा। सो इससे पहले कि हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको एक काम करना है और वो एक काम ये कि एक फ्रेश नोटबुक या एक फ्रेश डायरी आपको बनानी है और उसमें इस ट्रेनिंग में बताई हुई सारी चीज़ों को नोट करना है, जितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और जो आपके डाउट्स हों, जो आपके क्वेश्चन्स हों, उन्हें आप साथ-साथ में लिखते रहिए और उन डाउट्स और उन क्वेश्चन्स को हमसे क्लियर करते रहिए और जब तक आप पूरी तरीके से इस बिज़नेस को सीख नहीं लेते, पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं हो जाते, तब तक ये बिज़नेस आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा, जो आप इस बिज़नेस से अचीव कर सकते हैं। और दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि अभी तक इस बिज़नेस के बारे में आपको जो भी जानकारी है, जो भी चीज़ें आप जानते हैं, कुछ दिनों के लिए उसे भूल जाइए, उसे ज़ीरो कर लीजिए क्योंकि जब तक जगह खाली नहीं होगी, तब तक उस जगह में नई चीज़ें आती नहीं। सो आपका जो भी इस बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आपको हो, उस नॉलेज को जब तक आपकी ट्रेनिंग चलती है, उस नॉलेज को साइड में रखकर अपने आप को ज़ीरो करके बिल्कुल इनिशियल लेवल पे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और जितनी अच्छी तरीके से आप यहाँ सीखेंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी ग्रोथ आगे होगी। और आपकी जर्नी की कुछ और बातें मैं आपको बता दूँ कि आपने इस बिज़नेस में अपनी जर्नी शुरू की है और इस जर्नी में अगर आप 90 दिन तक इस ट्रेनिंग सिस्टम में और हमारी टीम के द्वारा डिज़ाइन किए गए फॉर्मेट से अपने बिज़नेस को डेवलप करते हैं और एज़ इट इज़ करते हैं, तो 90 दिन सफिशिएंट हैं आपके बिज़नेस को सही तरीके से सेट करने के लिए। और अगर आप सिस्टम के अलावा इधर-उधर भटकते हैं, नए-नए तरीके लगाते हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो हो सकता है कि आपके तरीके कारगर हों और हो सकता है कि ना हों। लेकिन जो सिस्टम यहाँ पर आपको मैं इस ट्रेनिंग के अंदर में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, अगर आप उस सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 90 डेज़ के अंदर आपका बिज़नेस प्रॉपर वे में सेटअप होगा और 4 से 5 महीने के अंदर में आप एक स्टेबल इनकम इस बिज़नेस से ले पाएँगे। क्योंकि करीब-करीब 2 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का मेरे पास है और काफ़ी कुछ मैंने देखा है, काफ़ी कुछ सीखा है, क्या चीज़ें करनी है, ये आपको बताने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन क्या चीज़ें इस बिज़नेस के अंदर में नहीं करनी है, वो आपको सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही बता सकता है। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन और देखते हैं कि क्या हम सीखने वाले हैं हमारे इस फर्स्ट मॉड्यूल में, इस फर्स्ट वीडियो के अंदर में क्या जानकारियाँ आप लेने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस अगर हमने शुरू किया है, तो सबसे पहले जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली है क्या? देन हाउ डायरेक्ट सेलिंग वर्क्स, ये बिज़नेस काम कैसे करता है? हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, थोड़ा-सा पास्ट में चलेंगे और देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की शुरुआत दुनिया के अंदर कैसे हुई? कैसे ये इंडस्ट्री अस्तित्व में आई और कैसे आगे ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है और लास्ट में हम जानेंगे कि व्हाई टू डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने की जरूरत क्यों है और क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए इस बिजनेस के अंदर में। बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको इन टॉपिक्स के ऊपर लेकर चलता हूँ और इसके साथ-साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ और भी लिंक्स छोड़े हैं,
उन लिंक्स को भी एज ए रेफरल वीडियोस आप देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज और ज्यादा मजबूत हो सके, आपकी जानकारी और अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? आप जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट से परचेस करते हैं, दो तरीके होते हैं उन चीजों को परचेस करने के लिए। या तो हम किसी स्टोर से खरीदते हैं या फिर हम उन चीजों को ऑनलाइन परचेस करते हैं। सो कोई भी ऐसा नॉन रिटेल इन्वायरमेंट अगर कोई यूज कर रहा है इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए या सर्विसेज को सेल करने के लिए, जहां पर ये प्रोडक्ट्स किसी स्टोर में सेल नहीं हो रहा है, ऑनलाइन किसी डायरेक्ट किसी कंपनी की वेबसाइट से सेल नहीं हो रहा है, बल्कि किसी एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर वो प्रोडक्ट्स कस्टमर को डायरेक्ट सेल किए जा रहे हैं, एक कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर द कस्टमर्स को डायरेक्ट उन सर्विसेज और उन प्रोडक्ट्स की खासियत बताता है और वहां पर सेल्स क्लोज होती है, देन इट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी है और इस इंडस्ट्री की खासियत ये है, इस इंडस्ट्री में जो कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं वो अच्छे तरीके से रन तभी करेंगी कि जब उस कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे हो कि वो प्रोडक्ट्स सिर्फ उन्हें उस कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास ही मिले, बाकी मार्केट में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना हो। तो सिस्टम को अगर हम सही तरीके से समझना चाहें तो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आप देखते हो, ट्रेडिशनल सिस्टम जो हमारे पास चलता है कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स बनाता है, उसके बाद C&F एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर से होते हुए रिटेलर्स के पास आता है, जो हमारे पास के स्टोर्स होते हैं, रिटेल शॉप्स होती हैं, वहां से हम इन सामानों को परचेस करते हैं और हमें इन प्रोडक्ट्स की जो जानकारी मिलती है कि कौन-कौन से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो एडवर्टाइज़मेंट के द्वारा मिलती हैं। टीवी ऐड, मोबाइल ऐड, न्यूज़पेपर ऐड, इंटरनेट एड्स, इन एड्स के थ्रू हमें नॉलेज मिलती है और हम इन प्रोडक्ट्स को रिटेल स्टोर से जाकर खरीदते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता ये है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को जाता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर्स इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं और एडवर्टाइजिंग जो यहाँ पर होती है वो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू होती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपकी जानकारी में ऑलरेडी हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रही हैं। अगर देखा जाए तो कई ऐसी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट डोर टू डोर सेल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाती हैं। वहीं आपके सर्विस सेक्टर में कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रही हैं। अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को सही तरीके से समझाता है, वहां पर सेल्स क्लोज होती है और उस सेल्स का कमीशन वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लेकर जाता है ना? तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करती हैं और इस मेथड को, इस डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निक को अगर हम सही तरीके से डिफाइन करें तो 3 तरीके हैं, 3 टाइप्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के। फर्स्ट है सिंगल लेवल डायरेक्ट सेल्स, सेकंड है होस्ट और पार्टी प्लान सेल्स एंड थर्ड है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इन तीनों का अलग-अलग अपना-अपना वजूद है, अपनी-अपनी पहचान है और इन तीनों के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल लेवल डायरेक्ट सेल्स। जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल लेवल डायरेक्ट सेल्स वन ऑन वन सेल्स होती हैं, यानी किसी कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो कस्टमर के पास जाता है, मीटिंग करता है, उसे उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है, उसके डाउट्स क्लियर करता है, देन वो प्रोडक्ट कस्टमर अगर परचेज करता है तो सेल्स की कमीशन उस रिप्रेजेंटेटिव को मिलती है। या फिर हो सकता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव सैलरी बेस्ड पे हो, उसका एक फिक्स्ड टारगेट हो कि इतने प्रोडक्ट्स की सेलिंग पर उसे ये फिक्स बोनस मिलते हैं। सो ये टेक्निक डायरेक्ट सेलिंग में अगर यूज होती हो तो ये सिंगल लेवल की डायरेक्ट सेल्स कही जाती है। बेसिकली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे रियल एस्टेट, इंश्योरेंस फील्ड, लोन सेगमेंट, इन सब चीजों में इस मेथड का यूज किया जाता है। ओके, अगर आपको याद होगा तो एक समय पर एक्वागार्ड आप कंपनी देख रहे हैं, यूरेका फोर्ब्स
आपने देखी, ये बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग की सिंगल सेल्स कॉन्सेप्ट के ऊपर विकसित हुआ था। अगर आपको याद होगा कि शुरुआत में इन कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव लोगों के घरों पर आते थे डेमो देने के लिए, और वो अपने प्यूरीफायर का या फिर जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसका डेमो घर पर आकर अच्छी तरीके से देते थे। और डेमो देने के बाद अगर वहां पर सेल्स क्लोज होती थी तो उन्हें कमीशन मिलती थी। अगर आपने कुछ 15-20 साल पहले का अगर आप हिसाब किताब देखें तो इस तरीके से यूरेका फोर्ब्स ने अपना बिजनेस डेवलप किया था और आज एक बहुत बड़ी कंपनी बनी हुई है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो इस मेथड के ऊपर वर्क करते हैं। और अभी सबसे इजी एग्जांपल जो है वो आपके सामने इंश्योरेंस कंपनीज हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सेल करने वाली कंपनीज हैं, उनका अभी भी यही सिस्टम फॉलो होता है। देन हम बात करते हैं होस्ट और पार्टी प्लान सेल्स। ये क्या है? अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो व्यक्ति है वो वन टू वन मीटिंग, वन टू वन प्रेजेंटेशन ना करके कहीं पर किसी जगह पर कोई सेमिनार कंडक्ट करता है, चाहे वो अपने घर पर करे या कस्टमर के घर पर करे या कंपनी के ऑफिस या किसी होटल या किसी अलग जगह पर करे, उस सेमिनार के अंदर में वो पोटेंशियल कस्टमर्स के एक ग्रुप को इनवाइट करता है, वहां पर अपने प्रोजेक्ट का या अपने प्रोडक्ट्स का एक पूरा प्रेजेंटेशन सामने वालों को रिप्रेजेंट करता है, और वहां से जो भी सेल्स क्रिएट होती हैं उसके बदले में उसे कमीशन मिलती है। दैट इज कॉल्ड होस्टिंग और पार्टी प्लान सेल्स। आपने देखा होगा जब रियल एस्टेट में बिल्डर्स के द्वारा जनरली ये चीज यूज की जाती है कि कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वो प्रॉपर इनविटेशन कार्ड भेजकर बहुत सारे लोगों को कहीं एक जगह पर इनवाइट करते हैं और वहां पर अपने प्रॉपर्टी और अपनी डील्स की सारी जानकारी उन्हें देते हैं कि एक प्रोजेक्शन होता है, एक स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है कि इस तरीके से हमारी ये सिटी बिल्डअप होगी, ऐसे हमारे फ्लैट्स होंगे, ऐसे हमारे घर होंगे, ये फैसिलिटीज आपकी बाउंड्रीज के अंदर अवेलेबल होंगी। और वहां पर एक साथ कुछ डिस्काउंट्स और ऑफर्स देकर बहुत सारे क्लाइंट्स एक साथ क्लोज किए जाते हैं। सो इस तरीके की सेल्स अगर होती है, दैट इज कॉल्ड पार्टी प्लान सेल्स। देन थर्ड जो मेथड डायरेक्ट सेलिंग में यूज होती है, दिस इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। और काफी सुना हुआ सा नाम है आपका, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जो आप जानते हैं एक्चुअली में वो चीज वैसी बिल्कुल भी नहीं है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में धीरे धीरे आज की वीडियो में नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि जो चीजें आपने अभी तक सोच रखी थी एक्चुअली ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस उस तरीके का बिल्कुल नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली में क्या है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास अगर ये पावर हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास अगर ये पावर हो कि वो और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अपने अंडर में रिक्रूट करे, और ध्यान से समझिएगा, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने अंडर में रिक्रूट करे, उन्हें ट्रेन करे कि ये प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाता है, कैसे कस्टमर्स को एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे कस्टमर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसका सिखाया हुआ व्यक्ति मार्केट में जाकर अगर सेल्स क्लोज करे तो उसकी की क्लोज की हुई सेल्स के ऊपर भी अगर उस पुराने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कुछ इंसेंटिव या कुछ कमीशन जनरेट हो रही हो, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कहलाती है। कोई बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा यहाँ पर समझने की चीज नहीं है। सिंपल से वर्ड्स में एक एग्जांपल अगर मैं फ्रेंचाइजी का लूं कि भाई डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, ये एक सिटी में एक सेंटर अगर इन्होंने खोला हुआ है, उस सेंटर में जितने भी लोग आकर खाना खाते हैं, वहां से जो सेल्स जनरेट होती है वो उनकी खुद की कमाई है। लेकिन अगर उन्होंने अपने इस बिजनेस की कुछ लोगों को फ्रेंचाइजीज दे दी, उन्हें सिखा दिया कि ये सामान कैसे बनाया जाता है, उनके लिए मार्केटिंग का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, और वहां पर भी जो लोग खाना खाकर जाते हों उनकी टोटल सेल्स का कुछ परसेंटेज अगर उस सेंटर के पास भी जाता हो जिसने फ्रेंचाइजी दी थी, तो ये एक तरीके से मल्टी लेवल सेल्स का एक एग्जाम्पल है। सेम वे में अगर हम
इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो एक एडवाइजर है, एक व्यक्ति है जो सामने जाकर प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा है और वहां से सेल्स क्रिएट हो रही है, देन इट इज सिंगल लेवल सेल्स। लेकिन अगर उसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो अपने अंडर में और एडवाइजर्स को ऐड कर दे, उसके एडवाइजर्स को वो बिजनेस सिखा दे, वो लोग मार्केट में प्रोडक्ट सेल करें, एडवाइजर को उनका कमीशन मिल जाए और इस व्यक्ति को पर एडवाइजर के बिजनेस के ऊपर कुछ इंसेंटिव मिले, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आपके सामने भरे पड़े हैं। रियल एस्टेट के सेक्टर में भी हमने देखा होगा कि एक टीम लीडर होता है, उस टीम लीडर के अंडर में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। वो टीम लीडर उन सबको लीड करता है, उन सबको सिखाता है कि कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे तुम्हारा ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट सेल होगा। और उन सबकी सेल्स कमीशन के साथ साथ उस रियल एस्टेट के जो टीम लीडर है उसका इंसेंटिव भी क्रिएट होता है। तो इस तरीके का सिस्टम, जब एक टीम का सिस्टम क्रिएट किया जाता है किसी चीज को सेल करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। अभी और आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की कॉन्सेप्ट के ऊपर। पर उसके पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे हुई और ये इंडस्ट्री कितनी पुरानी है। तो जब से दुनिया स्टार्ट हुई है तब से सबसे पुरानी टेक्निक अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने की है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। ये इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर, सी एंड एफ एजेंट, ये सारी चीजें बाद में आई। आप सोच के देखिए कि इन सारी चीजों के आने के पहले क्या बिजनेस नहीं होता था। पहले बिजनेस किस तरीके से होता था? कोई एक किसान है, कोई एक घर में सामान बनाने वाला बुनकर है, सपोज कोई घर के अंदर पहले पुराने जमाने में हैंडमेड कुछ मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुछ लोहे की चीजें बनाता है। वो लोग क्या करते थे? वो लोग अपने सामान को डायरेक्ट मार्केट में जाके कस्टमर को सेल करते थे। किसान अपनी फसल को पुराने जमाने में डायरेक्ट जाकर कस्टमर के पास सेल करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली अगर आपने कहीं पर सुना होगा, अगर आपने कहीं किताबों में पढ़ा होगा कि पहले लोग एक सामान के बदले में दूसरा सामान दे देते थे। सपोज किसी को अ, एक अपने घर के लिए बकरी चाहिए, तो वो किसान है, अगर अगर वो किसी को 2 से 4 बोरी गेहूँ या चावल देता है और उसके बदले में वो बकरी लेकर अपने घर आ जाता है। आपने ये चीज़ें किताबों में पढ़ी होंगी। एक्चुअली में ये सारी चीज़ें डायरेक्ट सेल्स का एक एग्ज़ाम्पल है। लेकिन जैसे-जैसे पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ आती गईं, वैसे-वैसे डायरेक्ट सेलिंग का चलन कम होता गया और दूसरे मेथड्स बिज़नेस करने के लिए आ गए। वहाँ पर एक ट्रेडिशनल सिस्टम स्थापित हो गया और वो सिस्टम ये था कि मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को बनाने वाला अलग पर्सन है। मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट सी&एफ एजेंट्स के पास पहुँचता है, जो अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग हो सकते हैं। वो स्टेट से वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर और वहाँ से फिर सामान हमारे पास आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हम आज देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद शुरू हुई। उसके पहले जो भी चीज़ें चलती थी, वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के ऊपर ही सारे बिज़नेस रन होते थे। लेकिन आधुनिक जो हम रूप देख रहे हैं, जो आज की डेट में मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1855 में साउथ वेस्टर्न पब्लिक पब्लिशिंग नाम की एक कंपनी थी, जिन्होंने रिलीजियस बुक्स बेचना स्टार्ट की। इसके पहले वो इन बुक्स को बाय मेल, बाय पोस्ट लोगों तक पहुँचाते थे और सेल्स क्रिएट करते थे। लेकिन सिविल वॉर के बाद वहाँ कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि मेल्स के थ्रू उनका बिज़नेस प्रभावित हो गया, तो उन्होंने एक तरीका सोचा, उन्होंने कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को काम पर रखा, जो लोगों के घर-घर जाकर बाइबल्स और अदर बुक्स को सेल करते थे। तो यहाँ से वापस शुरुआत हुई कि एक सेल्स पर्सन को रिक्रूट करके प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कस्टमर के घर पर
पहुंचाया जाए। और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज आपके सामने, अगर हम कंपनी से रिलेटेड बात करें तो इसकी शुरुआत 1886 में हुई। मैकडॉनल्ड नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने स्टार्ट की कैलिफोर्निया परफ्यूम। एक्चुअल में ये बुक्स की एक कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले अपनी हर बुक के साथ परफ्यूम की एक बॉटल फ्री देना शुरू किया था। और वो परफ्यूम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा फेमस हुए, इतने ज़्यादा पसंद आए लोगों को कि इस कंपनी ने अ, सोचा कि परफ्यूम्स का बिज़नेस किया जाए। और उनके पास एक माइंड में आइडिया ये था कि जो वुमेन्स, जो लेडीज घर पर रहती हैं, उनके हस्बैंड के काम पर चले जाने के बाद उनके फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने लेडीज को एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिक्रूट करना शुरू किया अपने परफ्यूम्स की सेलिंग के लिए। और 50 साल की एक लेडी, मिसेस पी एफ ई एल बी, ये पहली लेडी थी जिनको रिक्रूट किया कैलिफोर्निया परफ्यूम्स ने। और यहाँ से शुरुआत हुई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू एक्चुअल में बिजनेस करने की। 1902 तक, सन 1902 तक इस कंपनी ने 10,000 रिप्रेजेंटेटिव बना लिए थे। एक लेडी से शुरुआत हुई 1886 में, जो बढ़ते बढ़ते 1902 में 10,000 लोगों का एक काफिला बन गया। 10,000 रिप्रेजेंटेटिव इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो गए। और 1914 आते आते इस कंपनी ने अपनी कंट्री के बाहर यानी कनाडा में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और इसका नाम चेंज हुआ 1928 में, और इस कंपनी का नाम A1 रखा गया, जो आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनी के रूप में जाना जाता है। सो A1 को डायरेक्ट सेलिंग की फर्स्ट कंपनी के रूप में आज भी जाना जाता है। और ये कंपनी 1886 से स्टार्ट होकर आज भी बिजनेस के अंदर स्थापित है, आज भी बिजनेस कर रही है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का ट्रेंड कहाँ से आया? अभी तक जो हमने देखा, उस बुक कंपनी के बारे में बात की, परफ्यूम कंपनी के बारे में, A1 के बारे में बात की, ये लोग सिंगल सेल्स के ऊपर चल रहे थे, यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रिक्रूट करते थे और वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों से मिलकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते थे। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट जो आई, वो आई अमेरिका की एक कंपनी कैलिफोर्निया विटामिन से। कैलिफोर्निया विटामिन ने क्या किया, ये एक सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी थी। इस सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी ने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग ये किया कि इसके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो कस्टमर्स को सामान सेल करते थे, कस्टमर्स को इस कंपनी के सप्लीमेंट्स, विटामिन और प्रोटीन काफ़ी पसंद आए। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि इन्होंने अपने कस्टमर्स को ये ऑफ़र दिया कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स आगे दूसरे कस्टमर्स को सेल करते हो अपने नेटवर्क के अंदर, तो उस सेलिंग के ऊपर आपको एक निश्चित इंसेंटिव, एक निश्चित कमीशन दिया जाएगा। और क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उस समय बहुत शानदार थी और वो प्रोडक्ट्स मार्केट में किसी और के पास अवेलेबल नहीं होते थे, तो इस कॉन्सेप्ट से कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जब कस्टमर्स को कमीशंस आनी शुरू हुई, तो कंपनी की सेल्स में लगातार एक बहुत बड़ी ग्रोथ हुई। और इस कॉन्सेप्ट से उदय हुआ एक कंपनी का, जिसका नाम था न्यूट्रीलाइट। तो न्यूट्रीलाइट कंपनी ने शुरुआत की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से एक कदम आगे बढ़कर कस्टमर्स को ही मौका दिया कि वो भी इन प्रोडक्ट्स को लोगों को सेल करके कमीशन अर्न कर सकते हैं। ईयर 1949, जे वैन एंडल एंड रिच डिवॉस, जो न्यूट्रीलाइट में टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जिनका सबसे ज्यादा बिजनेस होता था, इन्होंने इस पूरी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और इन्होंने एक प्रॉपर कंपनसेशन प्लान डिजाइन किया। और इस कंपनसेशन प्लान में क्या होता था
कि एक प्रॉपर वे बन गया कि जब एक कस्टमर लोगों को प्रोडक्ट सेल करके कमीशन अर्न कर रहा है और उसके कस्टमर्स भी अगर आगे बिजनेस कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर वे में मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया गया कि किस सेल से कहाँ पर किसको कितना इंसेंटिव कितना कमीशन आएगा, जहां पर लोगों की रैंकिंग भी डिफाइन की गई और एक प्रॉपर वे में कंपनसेशन प्लान लोगों के सामने आया और 1959 में न्यूट्रीलाइट के साथ-साथ एमवे का कॉन्सेप्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ से शुरुआत हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग की। आगे की स्टोरी अगर हम बात करें तो इस 1959 के आते तक टपरवेयर, हर्बललाइफ जैसी और भी कंपनीज थी जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर शामिल हुई। ए1 और जो पुरानी कंपनीज थी उन्होंने भी एमवे को देखकर अपने बिजनेस मॉडल को मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि जब ये कॉन्सेप्ट फेमस होने लगी तो कुछ लोगों ने इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाया और जो चिट फंड कंपनीज थी जो लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाती थी, उनको इस कॉन्सेप्ट का एक सिस्टम समझ में आया कि इन्होंने प्रोडक्ट्स को बीच में से गायब किया और एक पिरामिड स्कीम्स डिजाइन की कि लोग अपना पैसा लगाएं और कुछ लोगों से पैसा लगवा दें, तो उनके नीचे के लोगों से लगाए हुए पैसे का कुछ हिस्सा उन लोगों को वापस आ जाता था और वो चिट फंड कंपनीज के कारण ये इंडस्ट्री उस समय अमेरिका के अंदर में काफी बदनाम हुई। बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए और फाइनली कानूनी रूप से इस इंडस्ट्री को मान्यता धीरे-धीरे अमेरिका के अंदर में मिल गई और वहाँ से 1991 में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, तब ये बिज़नेस पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैला और आज करीब 200 कंट्रीज़ में मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ अपना बिज़नेस रन करती हैं। अगर बात करें इंडिया की तो 1995 में एमवे ने कदम रखा इंडिया के अंदर। उसके पीछे ओरिफ्लेम, एवन, टपरवेयर, हर्बल लाइफ जैसी कंपनीज भी इस बिजनेस में आगे आई और सेम टाइम पर इंडिया में भी एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था मोदी केयर जो फर्स्ट इंडियन कंपनी के नाम से जानी जाती है। 1996 में इसकी शुरुआत हुई और ये इंडस्ट्री इंडिया में आगे ग्रो करने लगी। इसके बाद सन 2002 में आरसीएम इस इंडस्ट्री में शामिल हुई जो एक इंडियन कंपनी थी। यहाँ से इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी पावर मिली और 2004 में जो कंपनी इंडिया के अंदर शामिल हुई जिसका नाम था वेस्टीज, जिसने पूरी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को वर्ल्ड लेवल पर फेमस किया और ऐसा सिस्टम, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया कि बहुत ही फास्ट ग्रोथ करीब 79% की एवरेज ईयरली ग्रोथ के साथ 14-15 सालों के अंदर ये कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाली कंपनी बनी। ओके। और हमारे साथ नेपाल से भी कुछ लोग एसोसिएटेड है तो कुछ चीजें नेपाल के बारे में भी बात करते हैं। नेपाल में भी बहुत सारी कंपनीज बहुत समय से इस इंडस्ट्री में हैं। बहुत सारी कंपनीज बहुत टाइम से नेपाल के अंदर में बिजनेस कर रही हैं। लेकिन 2010 में इस बिजनेस को 2010 में नेपाल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से लीगल नहीं माना था, इसे इल्लीगल करार दिया गया था और 4 जुलाई 2020 4 जुलाई 2020 को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नेपाल के अंदर में 100% लीगल हो गया और वहां से 7 कंपनीज को लाइसेंस दिया गया है नेपाल के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए। वेस्टीज उनमें से एक है जो पहले हेल्दी लिविंग के नाम से चलती थी। अभी हेल्दी लिविंग के वेल्दी ट्रेड के नाम से ये कंपनी चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस आने के बाद कंपनी ने
अपने सारे सिस्टम को चेंज किया। वापस से कंपनी रीलॉन्च हुई नेपाल के अंदर में हेल्दी लिविंग के नाम से। और अभी नेपाल के अंदर में सारे रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नेपाल के अंदर में भी ये बिजनेस रन कर रहा है। तो ये एक हिस्ट्री थी, एक जानकारी थी जो आप लोगों के मेरे ख्याल से बहुत काम की है। एक्चुअली में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और किस किस चीज़ों से होकर ये इंडस्ट्री आज इस लेवल पर पहुंची है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 14,000 करोड़ के आसपास की ये इंडस्ट्री है। ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस की मैं अगर बात करूं, अगर मैं उन कंपनीज की बात ना करूं जो प्रॉपर वे में गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती, उनके बिजनेस को साइड छोड़कर सिर्फ जीएसटी भरने वाली प्रॉपर कंपनीज के बिजनेस की बात करूं तो इंडिया के अंदर में 14,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। और गवर्नमेंट की रिपोर्ट, केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ रुपए की होगी। यानी बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी इस इंडस्ट्री के अंदर में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और इन सारी कंट्रीज में अवेलेबल है। आगे बात करते हैं कि हमने हिस्ट्री जान ली, हमने डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है ये समझ लिया, सिंगल सेल्स, पार्टी सेल्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए? हमारे लिए इस बिज़नेस के अंदर में क्या है? इसको समझने के लिए क्वाड्रेंट से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वाड्रेंट बनाया अ, रॉबर्ट पी कियोसाकी, एक बहुत मशहूर लेखक हैं, जिन्होंने इस क्वाड्रेंट को समझाया था लोगों को कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो पैसा कमाने के लिए 4 तरह के काम करते हैं। पहले एम्प्लॉयी, यानी वो लोग जो जॉब करते हैं। दूसरे एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग जॉब नहीं करते, ये एक छोटा शॉप या अपना खुद का एक छोटा बिजनेस करते हैं। लाइक किसी चीज की एजेंसी लेकर काम करते हैं, किसी चीज का एक सिंगल सेंटर लेकर अपनी शॉप चलाते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आते हैं। देन थर्ड आते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जो अपना एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिनके पास कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के काम का भी इनकम ये लोग अर्न करते हैं। देन फोर्थ आता है आई यानी इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे के बिजनेस के अंदर में पैसा लगाकर उस बिजनेस की हिस्सेदारी को खरीद लेते हैं और वहां पर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। इसमें जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है, एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड, इन दोनों ऑप्शन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये दोनों चीज़ें हमारे खुद के एफर्ट से ही चलती है। अगर मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब पर मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। अपने 8 से 10 घंटे मुझे उस जॉब को देने हैं और उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा। सो यहाँ पर जितना टाइम मैं एक्सपेंड करता हूँ, उतना ही इनकम मुझे मिलती है। सेम कंडीशन सेल्फ एम्प्लॉयड के सिस्टम में भी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी अगर मेरी शॉप है, मेरी कोई एजेंसी है, तो मुझे अपना टाइम वहाँ पर देना है। जितना टाइम मैं वहाँ पर अपना देता हूँ, उतनी ही इनकम मुझे वहाँ पर अर्न होगी। समस्या यहाँ पर ये है कि हर किसी के व्यक्ति के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और 24 घंटे में मैक्स टू मैक्स 12 से 13 घंटे कोई आदमी काम कर सकता है। उससे ज़्यादा कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। लेकिन थर्ड और फोर्थ जो सिस्टम हम देख रहे हैं, बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर्स, यहाँ पर हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, जो सिस्टम हमें रेगुलर बेसिस पे लगातार पैसिव इनकम देता है। सपोज़ कि कोई मेरी एक ऐसी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है और वो अगर काम ना भी करे तो भी उनकी मेहनत से मेरा बिजनेस रन होता रहेगा और मुझे पैसा आता रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इस क्वाड्रेंट को और अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए। चारों चीजें एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक डॉक्टर है जो किसी हॉस्पिटल के अंदर में जॉब करता है या फिर उसकी खुद की क्लिनिक है। चलिए मान लीजिए कि
वो डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक बहुत अच्छा सर्जन है, बहुत फेमस है, उसकी खुद की एक क्लिनिक है और वो अपनी क्लिनिक के अंदर में पेशेंट्स को देखता है। अभी प्रॉब्लम यहाँ है कि वो डॉक्टर कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी फेमस सर्जन हो, उसके पास क्लिनिक में बैठने की जो टाइमिंग है, वो 8 से 10 घंटे की है। इस 8 से 10 घंटे के अंदर में वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स को ही ट्रीट कर सकता है। वो इन 8 से 10 घंटे के अंदर में 15, 20, 25 कस्टमर से ज़्यादा कस्टमर्स यानी पेशेंट्स, डॉक्टर के कस्टमर्स यानी पेशेंट्स 15, 20, 25 पेशेंट से ज़्यादा वो ट्रीट नहीं कर सकता, उन्हें अटेंड नहीं कर सकता। अभी उसका टैलेंट चाहे कितना भी हो, एक टाइम लिमिटेशन है उसके पास, जिस टाइम लिमिटेशन के अंदर में वो बंध जाता है। अभी अगर 100 मरीज उसके पास एक दिन में आ भी जाएँ, तो भी वो 15 से 20 मरीज ही देख देख सकेगा और उसकी जो अर्निंग है, वो महीने में एक लिमिटेशंस के अंदर में बंध जाती है। अगर उसकी दिन की लिमिट 20 की है, तो पूरे महीने में वो 600 से ज़्यादा पेशेंट नहीं देख पाएगा और उन 600 पेशेंट से ही वो पैसा कमा पाएगा। सो ये प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले सिस्टम में, यानी ई और एस वाले सिस्टम में। अभी इसका सॉल्यूशन करने के लिए उस डॉक्टर ने क्या किया? इसका सॉल्यूशन करने के लिए उस डॉक्टर ने ये किया कि उसने अपनी सिटी से और कुछ डॉक्टर्स को अपने साथ एसोसिएट किया, एक टीम क्रिएट की और उन्हें अपनी वो सारे तरीके ट्रीटमेंट करने के सिखाए। एक टीम क्रिएट करने के बाद और वहाँ पर उसने एक हॉस्पिटल ओपन किया, जहाँ पर वो 8 से 10 डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठती है। अभी उसके पास अगर दिन में 100 से 200 कस्टमर आ जाएँ, तो हर एक के पास 20 कस्टमर देखने की कैपेसिटी होती है। अगर उसके पास 10 लोगों की टीम है और हर आदमी दिन में 20 कस्टमर्स की कैपेसिटी रखता है, तो उसकी कैपेसिटी टोटल 200 कस्टमर्स की हो गई। दैट इज़ पावर ऑफ अ टीम और ये बी क्वाड्रेंट वाले लोग ही कर सकते हैं, यानी जिन्होंने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया। तो इस डॉक्टर ने 10 और डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, जो सिस्टम इस तरीके का है कि कितने भी पेशेंट्स वहाँ पर आ जाएँ, वो उन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और इनकम क्रिएट कर पाते हैं। अभी यहाँ पर अगर उनमें से कोई एक डॉक्टर कुछ दिन की छुट्टी पर भी चला जाए, तो भी किसी का भी बिज़नेस प्रभावित नहीं होगा, उनकी इनकम एज़ इट इज़ आती रहेगी। सो ये हो गया बी क्वाड्रेंट और ये बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है जिसे आपको समझना है। एक और सिस्टम जो लास्ट में था इन्वेस्टर, मान लीजिए कि उस डॉक्टर को हॉस्पिटल ओपन करना है लेकिन उसके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे नहीं है, तो वो किसी इन्वेस्टर के पास जाता है, उसे एक्सप्लेन करता है अपनी बिज़नेस प्लानिंग, अपने हॉस्पिटल खोलने के तरीके और वो उसे ऑफ़र करता है कि इतने परसेंटेज हम आपको प्रॉफ़िट में से देंगे, अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टर उनके हॉस्पिटल के अंदर में पैसे इन्वेस्ट करता है। अभी उस इन्वेस्टर को बिज़नेस के अंदर में कुछ भी नहीं करना, लेकिन वो लाइफ़ टाइम वहाँ से अपनी रॉयल्टी ले रहेगा। दैट इज़ क्वाड्रेंट नंबर 4 यानी इन्वेस्टर वाला जो अ, क्वाड्रेंट है वो इस प्रोसीजर के ऊपर काम करता है। तो इस एक एग्ज़ाम्पल से हमें समझ में आ गया कि ये चारों चीज़ें कैसे काम करती हैं और जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बी क्वाड्रेंट को बिलॉन्ग करती है, यानी बिज़नेस ओनर आपका एक प्रॉपर सिस्टम कुछ लोगों का। सो यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, उन प्रोडक्ट्स की जानकारी लेते हैं कि कैसे वो प्रोडक्ट्स लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं, उनकी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यही चीज़ हम अपने कुछ लोगों को और सिखाते हैं टीम बनाकर और उस पूरी टीम के साथ मिलकर जब हम काम करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और हमारी इनकम जो होती है, वो बहुत फ़ास्ट ग्रोथ होती है। क्यों करना चाहिए?
डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस, क्योंकि आप ये सिस्टम जो बड़े बिज़नेस का जो सिस्टम है, ये क्रिएट अगर आप मार्केट में करने जाते हो, तो आपको करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जब हम अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो ये विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी होती और बिज़नेस को रनिंग करने की, बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कॉस्टिंग भी हमें पे नहीं करनी थी। अगर हम लाखों रुपए खर्च करके कोई बिज़नेस शुरू कर भी लें, तो उस बिज़नेस को चलाने के लिए हमें बार-बार उस बिज़नेस के अंदर में पैसे डालने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स भरने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन की फीस भरनी पड़ती है, लाइसेंस के रिन्यूअल्स करवाने पड़ते हैं, बिजली का बिल भरना पड़ता है, एम्प्लॉइज़ रखने पड़ते हैं, तो एम्प्लॉइज़ की सैलरी देनी पड़ती है। वो सारी चीज़ों से हम इस इंडस्ट्री के अंदर में बच जाते हैं, क्योंकि ये सारे काम कंपनी ने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। सेकंड, टाइम लेवरेज हमें मिलता है, जैसा कि मैंने आपको डॉक्टर वाले एग्जांपल में बताया कि अगर मेरे पास 10 से 15 लोगों की टीम है और वो 15 लोग 2-2 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो मेरी 30 घंटे की प्रोडक्टिविटी बन रही है 1 दिन के अंदर में। मैंने अकेले सिर्फ 2 ही घंटे काम किया, लेकिन जब मैं 15 लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ 2-2 घंटे, तो मेरे 1 दिन का वर्किंग 30 घंटे की हो गया और यहाँ पर मुझे टाइम लेवरेज मिलता है। अगर मैं किसी दिन 2 घंटे काम ना भी करूँ, तो मेरे बाकी के 14 लोग 28 घंटे की प्रोडक्टिविटी जनरेट करते हैं। सो ये बिज़नेस टाइम लेवरेज के ऊपर चलता है और थर्ड बेनिफिट जो इस बिज़नेस के अंदर में है, वो है स्किल लेवरेज का। स्किल लेवरेज क्या है? उसे इस तरीके से समझते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ एक अलग टैलेंट होते हैं। जब हम अपनी एक टीम क्रिएट करते हैं, तो जो चीज़ें मुझे नहीं आती, हो सकता है उन चीज़ों में कोई और एक्सपर्ट हो। अगर मुझे कंप्यूटर की नॉलेज कम है, मुझे सॉफ्टवेयर से संबंधित नॉलेज कम है, तो हो सकता है मेरी टीम में कोई और एक व्यक्ति हो, जिसे इसकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा हो। अगर टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे पब्लिक स्पीकिंग जिसकी अच्छी है, तो उसकी पब्लिक स्पीकिंग से टीम के बाकी के सारे लोगों को बेनिफिट होता है। अगर टीम में कोई ऐसा है जिसकी सेल्स स्किल अच्छी है या जिसकी हेल्थ केयर के या बाकी के प्रोडक्ट्स पर पकड़ अच्छी है, तो उसकी उस स्किल का भी बेनिफिट सारी की सारी टीम को मिलता है। तो टाइम लेवरेज के साथ-साथ यहाँ पर स्किल लेवरेज का भी बेनिफिट मिलता है। कुछ और बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं कि क्यों हमें ये बिज़नेस शुरू करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज इन इनकम। हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम किसी जॉब के अंदर हैं या हम ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से आने वाली अर्निंग के साथ साथ हम एडिशनल इस बिजनेस से भी अपनी एक प्रॉपर अच्छी अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं आने वाले समय में। फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहे तब काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई दुकान ओपन नहीं करनी, ना ही किसी के पास जॉब करने के लिए जाना है कि हमारे दिन का काम करने का समय निश्चित हो। जिस समय जैसा समय आपको मिले, आप अपने बिज़नेस को बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बॉस खुद हैं और ऑनलाइन इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी तरीके से बिल्डअप होने के बाद हमें ये सुविधा मिलती है कि हम अपना काम अपने घर से ही कर सकते हैं, हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। एक और बहुत अच्छा बेनिफिट जो इस बिज़नेस में होता है वो ये कि फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स हमारी इस बिज़नेस को बिल्ड करते-करते बहुत से अच्छे लोगों से जान-पहचान बनती है, हमारा एक सॉलिड नेटवर्क बनता है और कहते हैं जिसने कि जन कमा लिया उसने धन कमा लिया। तो इतने अच्छे रिलेशंस हमारे मार्केट के अंदर में बिल्डअप होते हैं, इतने सारे लोगों के साथ हम एसोसिएट जब होते हैं, तो वो रिलेशंस हमें हमारी लाइफ के अंदर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इंसेंटिव्स एंड रिकॉग्निशंस, सिर्फ पैसे के लिए ही इस इंडस्ट्री को जॉइन करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारी अच्छी खासी इनकम हो, हमारी फैमिली हमारी इनकम से बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो, लेकिन मार्केट के अंदर में हमारी रिकॉग्निशन नहीं, हमें कोई पहचानता नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर में हमें काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं, साथ ही साथ रिकॉग्निशन भी मिलती है। जब हमें 10 से 20,000 लोगों के बीच में स्टेज पे सम्मानित किया जाता है, तो उस सम्मान की वैल्यू एक अलग है और वो इस इंडस्ट्री के अंदर में पॉसिबल है। पर्सनल ग्रोथ हमारी बहुत शानदार होती है, हमारी स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, हम एक-दूसरे से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। बिज़नेस स्किल्स हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, हो सकता है आज तक हम जॉब के अंदर हों, हमें अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करना आता हो, लेकिन बिज़नेस करना ना आता हो, तो इस इंडस्ट्री में आपकी बिज़नेस स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगी। मेंटरशिप यहाँ पर मिलती है। इस इंडस्ट्री के अंदर में जिस दिन आप एंटर होते हैं, आपको लोग सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं कि इस बिज़नेस को करना कैसे है। सो मेंटरशिप यहाँ पर मिलती भी है
और आगे आपको भी ये मौका मिलता है कि आप भी एज़ ए मेंटर आगे कुछ लोगों को इस बिज़नेस के बारे में अच्छी चीज़ें सिखा पाएँ, उनकी हेल्प कर पाएँ, उनकी ग्रोथ कर पाएँ और वो चीज़ करने से आपकी इनकम डबल, ट्रिपल, 10 गुना तक बढ़ सकती है। सो मेंटरशिप का एक बहुत अच्छा काम यहाँ पर होता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्काउंट्स ऑन प्रोडक्ट्स जब हम इस इंडस्ट्री से एसोसिएट हो गए हैं, जब हम इस बिज़नेस के अंदर में आ गए हैं, आपको इस बिज़नेस से अर्निंग हो या ना हो, आप इस बिज़नेस में काम करें या ना करें, एक चीज़ जो हमेशा आपको मिलेगी वो ये कि हमें हमारे पर्सनल यूज़ के प्रोडक्ट्स के ऊपर ह्यूज 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 डिस्काउंट लाइफ टाइम के लिए मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये सेशन मेरा यहीं तक था। आप सभी को थैंक यू कि आपने सेशन को अटेंड किया। आपके जो भी क्वालिटी क्वेश्चंस हों, जो भी आपके डाउट्स हों, वो मुझे ज़रूर पूछिए और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोज़ के लिंक्स मैं शेयर करूँगा। उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए ताकि आपकी जानकारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेल्थ।